जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अनुज कौशिक आपका फिर वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पराक्रम ग्रेड एम में। फ्रेंड्स, आज हम फिर रूबरू हो रहे हैं। अपना अपना कौन सा सीरीज चल रही है? जीके का भंडारा। तो इस सीरीज में आज मैं फिर आपके लिए ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछले पेपर में आ चुके हैं या आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक सीरीज का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर लगातार कंटिन्यूटी वे में पहुंचता रहे। क्योंकि हम आपकी यहां पर जीएस की तैयारी ऐसी फर्स्ट क्लास की करवाने वाले हैं कि आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे किसी भी पेपर में। तो हम यहां पर फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट ऐसे जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर बताएंगे और आपको ऐसे ही बैठे बैठे याद हो जाएगा। तो कागज पेंसिल लेकर तैयार रहिए और लिखने के लिए, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन क्या है आज का? कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? तो नाम बता दीजिए। कैरोटीन। क्या नाम है इसका? कैरोटीन। क्या पाया जाता है? कैरोटीन। और ये कैरोटीन और किस में पाया जाता है? तो नाखूनों में। किसमें? नाखूनों में भी क्या पाया जाता है? कैरोटीन ही पाया जाता है। कैरोटीन आखिर होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन डायरेक्ट कोई क्वेश्चन, कोई फैक्ट नहीं रटवाने वाले हम आपको एक एक क्वेश्चन का तह तक पहुंचाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? तो कैरोटीन क्या है? कैरोटीन एपिडर्मल नामक क्या होती है? परत में पाया जाता है। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मल नामक परत में पाया जाता है। और त्वचा की क्या करता है? त्वचा को रक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रक्षा। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन और हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है? जो ये कैरोटीन है, एक कैरोटीन जो पाया जाता है वो कैरोटीन डबल ए की मात्रा होगी। यहाँ पर कैरोटीन किस में भी पाया जाता है? यहाँ पर गाजर में भी पाया जाने वाला एक पदार्थ है। यानी कि गाजर में जो गुण होता है वो किसके कारण होता है? लाल, कैरोटीन। कैरोटीन पाया जाता है किसमें? गाजर में। तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है, बालों में भी पाया जाता है कैरोटीन, नाखूनों में। अच्छा, कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मल परत पर। अच्छा, किसका कार्य करता है? त्वचा की रक्षा का भी कार्य करता है। और एक कैरोटीन हमारा पाया जाता है किसमें? यहाँ पर हमारे गाजर में। बात क्लियर है? छपने वाला क्वेश्चन है, लिखते रहिए। सेरिब्रम क्या है? अब यहां पर बात आ जाती है, सेरिब्रम क्या है? तो सेरिब्रम बुद्धिमता। क्या फ्रेंड्स? बुद्धिमता। और हमारा आपका आ जाता है ऐच्छिक गतिविधि। ऐच्छिक गतिविधि। और यहां पर हमारा आ जाता है, और हम ले सकते हैं यहां पर चिंतन का क्या होता है? केंद्र होता है। यानी कि जो हमारे पहले क्या थे, ऋषि मुनि थे, वो अपने को इतने तरीके से अच्छे से चिंतन करते थे, मनन करते थे, यानी तपस्या में लीन रहते थे। उनका क्या चीज अच्छी रहती थी? सेरिब्रम। अगर सेरिब्रम किसी के सेरिब्रम का विकास हो जाता है ना, तो वो इस दुनिया का यानी कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएगा। सेरिब्रम से ही हम सारी चीजें, अब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा क्या कार्य करता है? सेरिब्रम कार्य करता है। सोचने की क्षमता क्या है? सेरिब्रम से ही मेरे सारी चीजें क्या चल रही हैं, जिससे मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता पा रहा हूं। बात क्लियर है? यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ लूं, भाई मेरा हक बनता है आपसे क्वेश्चन पूछने का, तो आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन क्या है हमारा? मुझे ठंडा गर्म का अनुभव जो कराता है, कौन सी चीज कराती है? मस्तिष्क की कौन सी चीज है जो मुझे ठंडे गर्म का अनुभव कराती है? तो जल्दी बता दीजिए, क्या नाम है उसका? यहाँ पर होने वाला है थैलमस। क्या होने वाला है? थैलमस। जो किसका करवाएगी? ठंडा गर्म का अनुभव कराती है ना? ठंडा गर्म नरम का। अरे चाय लेकर आई मम्मी, उंगली जल गई। ओहो, कहा भाई? जली तो हमारी उंगली है, जा कहाँ रहा है? मस्तिष्क में। कनेक्शन कहाँ हुआ? मस्तिष्क में। ठंडा लगा, और ठंड बहुत है। अरे ठंडा तेरा हाथ लग रहा है, तू ऐसे क्यों कांप रहा है? हाथ को कांपना चाहिए ना, ऐसे ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो तुझे ऐसे एकदम क्या ठंडा ठंडा लगा? तो ये चीजें होती हैं क्या है? थैलमस से। किससे? थैलमस से पता लगती है ठंडा गर्म। बात क्लियर है? विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या है? विद्युत चालकता
की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाने वाला है महो। क्या हो जाने वाला है? महो। अब महो क्या है? अंतरराष्ट्रीय, यहां पर हम थोड़ा सा चल लेंगे। अंतरराष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या हो जाती है इसकी? क्या हो जाती है यहां पर? महो। और इसको महो को दिखाते किससे हैं? सिग्मा से। आधा n कर सकते हैं, तो सिग्मा से क्या कहते हैं इसे? क्या करते हैं इसको? महो को दिखाते हैं। बात क्लियर हो जाती है हमारी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत क्षेत्र यहां पर हम लिख लेंगे, विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ विद्युत निर्माण, किसको? विद्युत निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और मैं यहीं आपसे एक क्वेश्चन और लगातार पूछ सकता हूं, मेरा हक बनता है कि विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबकत्व में संबंध किसने स्थापित किया? संबंध किसने बताया? तो जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए, किसने बताया? जल्दी से बता दीजिए, क्या नाम है उनका? माइकल फैराडे। क्या नाम है? माइकल फैराडे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ विद्युत निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और विद्युत और चुंबकत्व में संबंध किसने बताया? माइकल फैराडे ने। बात क्लियर है? अपना कौन सा क्वेश्चन है अगला? क्वेश्चन नंबर 5। कौन से तत्व रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन नहीं करते हैं? कौन से तत्व रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन नहीं करते हैं? अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, हमसे पहले आंसर देते रहिए, है ना। तो क्या है रेडियोधर्मिता का कौन प्रदर्शन नहीं करते हैं? तो सबसे पहले हम बात बता दें, क्या होती है? आवर्त सारणी में, किसमें? आवर्त सारणी में जिसका परमाणु क्रमांक, आवर्त सारणी में जिसका परमाणु क्रमांक 80 से क्या होता है? नीचे। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 80 से जिसका क्या होता है? नीचे होता है वह तत्व रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन क्या नहीं करते हैं? प्रदर्शन नहीं करते हैं। बात क्लियर है यहाँ पर? जैसे कौन सा? जैसे हम एल्यूमिनियम की बात कर सकते हैं। एल्यूमिनियम है यहाँ पर हमारा, एल्यूमिनियम। यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका? 13 हो गया। क्लियर है? दूसरा हम कर सकते हैं क्लोरीन की बात। क्लोरीन कितना हो जाता है इसका? 17। ठीक है, बात क्लियर है? तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 80 से नीचे होता है वह तत्व रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। जैसे कौन सा हो गया? एल्यूमिनियम जिसका 13 है, क्लोरीन जिसका 17 है। बात क्लियर है? अच्छा, और इससे ऊपर वाले जो होते हैं, सॉरी 80 नहीं, 82 से जिसका नीचे होता है और जिसका 82 से ऊंचा होता है वो क्या होता है? वो रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे थ्योरियम है, ठीक है, यूरेनियम है, पोटेशियम है। तो ये सारे क्या करेंगे? रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन करेंगे। और ये तत्व क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। ये अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व में रहने के लिए अल्फा बीटा गामा क्या करते हैं? रे उत्पन्न करते हैं, लगातार उत्पन्न करते रहते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणें क्या करते रहते हैं? निकालते रहते हैं। और ऐसे तत्व जो अल्फा बीटा गामा तीनों किरणों को निकालते रहे उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व भी कहते हैं। तो ये नया क्वेश्चन और बन गया। तो रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहेंगे? जो अल्फा बीटा गामा को निकालेंगे उनको क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव तत्व कहेंगे। तो बात क्लियर है? रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन कौन नहीं करता है? तो आवर्त सारणी में 82 से नीचे वाले जिनके परमाणु क्रमांक होते हैं वो
रेडियोधर्मिता का प्रयोग जो प्रदर्शन है नहीं करते हैं, और उससे ऊंचे वाले जो है वो सभी क्या करेंगे, रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि रेडियोधर्मिता प्रदूषण क्या है, तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि रेडियोधर्मिता प्रदूषण क्या है। बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है, रेडियोधर्मिता प्रदूषण क्या है, आपका ये क्वेश्चन है। और हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन छठा क्वेश्चन क्या है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं। क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो बता दीजिए, किसको कहते हैं, फिनलैंड को। किसको कहते हैं, फिनलैंड को क्या कहते हैं, 1000 झीलों की भूमि। और इसकी अगर मैं बात करूं राजधानी की, तो राजधानी इसकी क्या होने वाली है, हेलेंसिंकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ, 1914 ईस्वी में क्या हुआ, इसका निर्माण पूरा हुआ। अच्छा, 1914 में निर्माण पूरा हुआ। लेकिन हम अगर बात करें कि निर्माण कार्य इसका कब से स्टार्ट हो गया, तो निर्माण कार्य इसका जो स्टार्ट हुआ 1881 ईस्वी में क्या हुआ, निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ। फ्रांस ने जो कि क्या करा, निर्माण कार्य स्टार्ट किया। लेकिन क्या चीज हुई, जैसे ही पनामा नहर का निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ तो वहां पर अकाल मृत्यु होने लगी, बहुत सारी महामारी फैल गई, इंजीनियरों की कमी पड़ गई। तो ये 1881 में क्या हो गया, इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया। फिर जाके 1904 में, किसमें, 1904 में संयुक्त राष्ट्र ने, किसने, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र जिसको यूएन भी कहते हैं, ने क्या करा, क्या किया, इसका बेड़ा उठाया। क्या भाई क्या बनाएंगे हम, पनामा नहर बनाएंगे। और पनामा नहर 1914 में बनकर क्या हो गई, तैयार हो गई। और ये क्या कार्य करती है, तो अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर से। किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर से, जो विश्व का क्या है, सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक और दंडात्मक क्यों घोषित किया है। उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक का मतलब समझते हैं आप, संवैधानिक असंवैधानिक आखिर होता क्या, पढ़ा तो आपने बहुत होगा, लेकिन बेसिक चीज, छोटी छोटी चीजों की अगर आपको नॉलेज हो जाती है, पढ़ना पता है कितना आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान। तो संवैधानिक उसे बोलते हैं, संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में लिखित हो, जो संविधान में लिखित रूप से वर्णित हो उसे बोलते हैं संवैधानिक, और जो लिखित रूप से वर्णित नहीं हो उसे बोलते हैं असंवैधानिक। और यह दंडात्मक से मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हैं यदि वो संविधान के विरुद्ध हो, यानी कि अगर वो इंडियन पिनल कोड के भी क्या हो, विरुद्ध हो, तो आपको, आपके खिलाफ क्या करी जाएगी, दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर बंद का संबंध है, जैसे कि आजकल बहुत सारे नेता क्या बुलाते थे बात बात पे, भारत बंद है जी। अरे भारत बंद है, भारत को कोई बंद कर सके है, बताओ, भारत को कोई बंद कर सके। तो भारत बंद जो बुलाते हैं, तो ये चीजें क्या कर दी गई, सिरे से खारिज कर दी गई। उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया, ये सिरे से खारिज कर दिया। 1997 में जब केरल हाई कोर्ट में, केरल उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, न्यायालय ने फैसला क्या दिया कि भाई जो अब से बंद बताएगा ना कि भारत बंद है, शहर बंद है, चक्का जाम कर दिया, उसके खिलाफ क्या करी जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और वह क्या चीज होगी, असंवैधानिक होगी। क्यों, क्योंकि ये जो आदमी, अच्छा भारत बंद क्यों बुलाते थे लोग, नेता भारत बंद क्यों बुलाते हैं, बोले कि हमारी जी अभिव्यक्ति की आजादी है। किसकी आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी। आर्टिकल नंबर 19 की बात करते हैं, ये आर्टिकल नंबर 19 उसमें दे रखा है जी अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये तो नहीं है जैसे अब भारत बंद हो गया, अब जब मान लिया भारत बंद है, किसी का मान लिया घर में कोई समस्या है, एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अब जब हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो वो भारत बंद क्या होगा, एम्बुलेंस नहीं चलने देंगे, आगजनी होगी। अभी बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, आपको पता ही है, बहुत सारे केस आए हैं, आगजनी होती है, जान माल की नुकसान होता है, सरकारी संपत्ति को, आर्थिक अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें देखकर उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया कि भारत बंद नहीं किया जाएगा, ये अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं आता है, ये मूल अधिकार में नहीं आता है, ये बल्कि
औरों के मूल अधिकार को छीनता है, जैसे चिकित्सा का अधिकार को छीनता है, जैसे शिक्षा के अधिकार को छीनता है। तो अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर भी क्या कर सकते हैं, भारत किसी भी तरीके से भारत बंद बुला सकते हैं, शहर बंद बुला सकते हैं। तो 1997 में केरल उच्च न्यायालय ने, केरल हाई कोर्ट में ने क्या कर दिया कि भारत बंद कोई नहीं कर सकता, शहर बंद कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा किसी ने किया तो ये क्या हो जाएगी, उसके पास दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। बात क्लियर है। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की संघवाद को देखा जाता है। संघवाद का यहां पर क्या मतलब है जी? संघवाद, भारत एक संघवाद देश है। भारत का संविधान लचीला एवं कठोर दोनों प्रकार का संविधान है। भारत के संविधान में इजी रूप से संशोधन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर किसी नागरिक के खिलाफ वो संविधान का कोई अनुच्छेद है तो उसे संशोधित भी किया जा सकता है। तो संघवाद का मतलब होता है कि भारत के सभी राज्य, क्या भारत के राज्य केंद्र से, यानी कि केंद्र से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। बात क्लियर है। तो इसका मतलब है, संघवाद का मतलब हमारा ये पे हो जाता है कि भारत के जो राज्य हैं वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते, कोई उन्हें अलग शक्ति प्राप्त नहीं है, एक दूसरे ने टांग पकड़ रखी है। अगर एक भी लुढ़का तो सारे ऊपर से नीचे तक सीढ़ी से धड़ाम जैसी गिर जाएंगे। बात क्लियर है। अगला है, चरक संहिता किसने लिखी। तो चरक संहिता किसने लिखी, आप जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। क्या किसने लिखी? कनिष्क के राजवेद, क्या थे वो? कनिष्क के राजवेद थे। आयुर्वेद के विख्यात, आयुर्वेद के क्या थे? विख्यात विद्वान कौन थे जी? कौन थे, जल्दी से बता दिए। चरक संहिता किसने लिखी? आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक ने लिखी, चरक द्वारा लिखी गई। बात क्लियर है। तो आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, हमारा जीके का भंडारा का प्रसाद यहीं समाप्त होता है। माफी चाहेंगे कि प्रसाद थोड़ा रह जाता है और आप खाते खाते थकते नहीं हैं। तो फिर से हम कल भंडारा लगाने वाले हैं, आप लोग रेडी रहिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप टोकन समझ लेना हमारे भंडारे का प्रसाद खाने के लिए। बात क्लियर है। तो नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं यूपीएससी पीसीएस की भी सीरीज चलाने वाला हूं। तमाम जितने भी एग्जाम हैं उसके मैं तैयारी करवाऊंगा, और ऐसी तैयारी करवाऊंगा बस आपका बेड़ा पार ही समझ लो। ठीक है। तो इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप हमारी सहायता करते हैं, हमारा मोटिवेशन ही बढ़ाते हैं अगर आप हमारे को लाइक देते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है। तो हम आपका मोटिवेशन बढ़ाएंगे, आप हमारा बढ़ाएंगे, इसी तरीके से दोनों का काम चल जाएगा। और हमारे प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा सा प्यार करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।